जो आदरणीय हमारे प्रशांत भाई ने जो मुझे भेजा है, मैं उस विषय पर ही बात करूंगा। वैसे ज़्यादातर मेरा जो रिसर्च है वो रिजर्वेशन मसले पर ही है, और चूँकि मैं देख पा रहा हूँ कि हम लोग छत्तीसगढ़ वाले तो रिजर्वेशन पर बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, एम्स वाले भी जूझ रहे हैं। तो आज एम्स की जो बर्निंग इशू है रिजर्वेशन रोस्टर, उस पर ही बात करता हूँ। साथियों, हम आरक्षण रोस्टर की बात करते हैं तो आरक्षण रोस्टर की बात के साथ साथ हमको इसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जोड़ते हुए यदि हम माइंडसेट बनाते हैं तो उसको लड़ने के लिए हमको ऊर्जा मिलती है। तो थोड़ा सा हम लोग आरक्षण रोस्टर के बारे में जानते हैं। वैसे मेरे ख्याल से यहाँ सब हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के भाई बहन बैठे हुए हैं, और यहाँ अलग अलग राज्यों से होंगे, क्योंकि एम्स हमारा नेशनल संस्था है। तो यहाँ अलग अलग स्टेट के हमारे SC ST वर्ग के भाई बहन होंगे। तो बहुत बढ़िया मौका है ये कि हमारी बात विभिन्न राज्यों तक जा रही है। साथियों, ये जो आरक्षण रोस्टर की लड़ाई है, ये केवल एम्स ही नहीं जूझ रहा है, देश भर के तमाम जो हमारे सेंट्रल एम्प्लाई है, स्टेट एम्प्लाई है, यूनिवर्सिटी के एम्प्लाई हैं, सबके सब जूझ रहे हैं। इसलिए जूझ रहे हैं क्योंकि देखिए, एक अगर इतिहास की हम लोग गणना करें तो मुझे ये समझ में आता है कि भाई लगभग 2200 साल तक, ईसा के 185 साल पहले तक, मतलब लगभग मोटा मोटा अगर अनुमान लगाएं तो 2200 साल तक जो समुदाय एकदम निचले तबके में रहा हो, वो अचानक ऐसा परिवर्तन हो गया कि जो लोग समझते हैं कि सर के ऊपर आके बैठ गया, ऐसा बोलते हैं कि अचानक जो हम लोग नदी किनारे रहने वाले, तालाब किनारे रहने वाले, जंगलों में कंदराओं में रहने वाले लोग अचानक यदि हम बॉस की कुर्सी में बैठ गए, तो जो हमको देख रहे हैं, जो 2200 साल के जिनके हम पैरों के नीचे में रहे, आज उनके हम सर के ऊपर में बैठ गए हैं। तो ये हमारे देश में 76 साल से उन लोगों को नागवार गुजर रहा है, और नागवार गुजर रहा है, इसलिए ये रोस्टर की जो समस्याएं हैं ये हमारे देश में पैदा हो रही है। वैसे कानूनी रूप से 1935 में हम सब लोगों को संवैधानिक आरक्षण का लाभ प्रथम भारतीय अधिनियम 1935 में मिल गया था, जिस पर कानूनी रूप से अंतिम मुहर 26 नवंबर 1949 को मिला, जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ। तो जो सेंट्रल अंडरटेकिंग जो डिपार्टमेंट थे, उसके नीति नियम का निर्धारण DOPT करती है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण जो विभाग है, और सारे स्टेट में फिर सामान्य प्रशासन विभाग बना हुआ है स्टेट के लिए। यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल के जो पॉलिसी मेकिंग संस्था है DOPT, उसी से चलती है, और हमारा एम्स भी चलता है, और स्टेट भी चलता है, लेकिन सबके सब संविधान से ही गवर्न होते हैं, ये आप सबको पता है। खास करके हम लोगों के लिए संविधान में जो मौलिक अधिकार वाला भाग है, अनुच्छेद 14, 15, 16, ये सर्विस मैटर के लिए, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 46, ये इतनी जो संवैधानिक प्रावधान है, इसके तहत ही सारे रिजर्वेशन के रूल, रेगुलेशन, सर्कुलर सब बने हुए हैं, और इसी के आधार पर रोस्टर बनी हुई है। और जो आज विभाग में जो हम लोग नौकरी कर रहे हैं, वो इसी के आर्टिकल 16(4) के कंप्लायंस में ही सारी नीतियाँ बनी हैं, उसी के तहत हम लोग शासकीय सेवा में सबके सब आते हैं। लेकिन अनुच्छेद 16(4) तो लिख दिया है कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये आर्टिकल 16(4) को इस तरीके से परिभाषित करते हैं हम लोग। 16(4)A में अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों को राज्य की राय में जिनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, परिणामी वरिष्ठता सहित उनको आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। ये अनुच्छेद 16(4)A का परिभाषा है। 335 क्या कहता है कि प्रत्येक शासकीय पदों में, जैसे हम कोई ज़मीन खरीदने जाते हैं, तो ज़मीन खरीदने जाते हैं, किसी व्यक्ति से हम ज़मीन खरीदते हैं, तो हमारे नाम से उस ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाती है। रजिस्ट्री हो जाती है तो कोई भी बंदा हमारे ज़मीन को छीन नहीं सकता। तो ठीक उसी प्रकार जितने भी भारत के शासकीय संस्थान हैं, उन सब में हमारे नाम की रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 40 साल तक मनुवादियों से भी, अंग्रेजों से भी, हिंदू महासभा से भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी, एंग्लो इंडियन से भी, मुस्लिम लीग से भी, तमाम लोगों से लड़कर ये अधिकार हम सब लोगों को संविधान के रूप में हमको दिलवाया है।
जिसका लाभ आज 76 साल तक हम लोग सबके सब ले रहे हैं। तो ये जो 335 अनुच्छेद है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक शासकीय पदों में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के दावे हैं, क्लेम, उसी को मैं रजिस्ट्री बोलता हूँ सरल भाषा में। ये ओबीसी के लिए नहीं है, ये केवल SC ST के लिए है। और उसके परंतु को आप लोग पढ़ेंगे पैरा 2 में, ये हम लोगों को जो मानक अंक है पदोन्नति के लिए या भर्ती के लिए, तो मानक अंकों में छूट भी प्रदान किया गया है। ये 82वां संविधान संशोधन से आया था सुप्रीम कोर्ट में, एक मामले में रेलवे वाले मामले में और एक कर्नाटक स्टेट वाले मामले में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों को रिलैक्सेशन दिया जा रहा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए तो सुप्रीम कोर्ट ने रिलैक्सेशन को ख़त्म कर दिया था। तो उसी वजह से 82वां संविधान संशोधन आया था और 82वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 335 के परंतु में वो जुड़ा हुआ है और उसके तहत हम लोगों को मानक अंकों में छूट प्रदान किया गया है। तो साथियों, ये जो रोस्टर है, रोस्टर सबसे पहली बार पहला रोस्टर हमारा आरक्षण रोस्टर 1952 में आया। तो देखिए 1952 की स्थिति अब आज 2026 की स्थिति, कितना अंतर आ गया है इस 76 साल में। जब हमारे लोग पढ़े लिखे कम थे, एकदम हमारे लोगों की शिक्षा उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उस समय रोस्टर बहुत अच्छा बना था। जिस समय हम लोग रोस्टर को समझ नहीं पाते थे, मैं 1961 का पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट देख रहा था। 1961 में पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में जनजाति की जो साक्षरता है, आदरणीय कुंजाम सर 0.01% के आसपास थे और इतने लोग शासकीय सेवा में रिप्रेजेंटेशन 0.01% था 1961 में, और अनुसूचित जाति का लगभग 1.5-2% के आसपास हो गया था। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट देख रहा था मैं, तो उस समय बहुत अच्छा रोस्टर हुआ करता था। 2 रोस्टर थे हमारे पास उस समय। मैं पूरी रोस्टर की कहानी आप लोगों को आज बता रहा हूँ क्योंकि मौका मिल रहा है बातचीत करने का, तो पूरी रोस्टर का बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो पहला रोस्टर 1952 में बना था और 40 पॉइंट का रोस्टर बना था, 14 पॉइंट का। तो जो 14 पॉइंट का रोस्टर था, आज के डेट में यदि मैं 14 पॉइंट रोस्टर को देख रहा हूँ तो मुझे आज हमारे छत्तीसगढ़ में 100 पॉइंट का रोस्टर है, सेंट्रल में 200 पॉइंट का रोस्टर है, और अभी यूनिवर्सिटी में 13 पॉइंट रोस्टर लाया गया था। लेकिन इसका तेज रूप में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ तो 13 पॉइंट रोस्टर को कोलैप्स किए और केंद्रीय शिक्षा संस्थान अधिनियम लाकर 13 पॉइंट रोस्टर को ख़त्म करते हुए 200 पॉइंट रोस्टर को बहाल किए। मैं जो समझ पाता हूँ, 200 पॉइंट रोस्टर, 13 पॉइंट रोस्टर, 100 पॉइंट रोस्टर, ये गणितीय उलझन में हमको उलझा करके रोस्टर के माध्यम से हमारे हक अधिकार को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये रोस्टर को देखने से पता चलता है। जैसे मैं प्रशांत भाई ने कहा आज के लिए, तो 2 दिन से मैं रोस्टर को खंगाल रहा था, तो मुझे समझ में आया कि 1952 में जो 40 पॉइंट का रोस्टर बना था, आज के रोस्टर से लाख गुना बढ़िया है। कैसे बढ़िया है? जैसे जब 1952 में पहला DOPT का सर्कुलर जारी हुआ आरक्षण इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, तो उस समय 12.5% रिजर्वेशन अनुसूचित जाति के लिए था और 5% रिजर्वेशन अनुसूचित जनजाति के लिए था। तो उसके हिसाब से 40 पॉइंट का 2 रोस्टर बना था। तो पहला जो 40 पॉइंट था वो ओपन एग्जाम के लिए था, ऑल इंडिया स्तर पर जो एग्ज़ाम होती थी जैसे PSC है, तो वहाँ पहला जो पोस्ट था वो शेड्यूल कास्ट के लिए था, दूसरा जो पोस्ट था वो भी शेड्यूल कास्ट के लिए था, और नौवां पोस्ट था वो शेड्यूल ट्राइब के लिए था। ये पहला रोस्टर था। और जो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अलावा जो भी भर्तियाँ होती थी उसमें का जो 40 पॉइंट का रोस्टर था उसमें पहला पद अनुसूचित जनजाति को हुआ करता था, जबकि 5% रिप्रेजेंटेशन देने का प्रावधान था जनजाति के लिए। लेकिन पहला रोस्टर क्यों? क्योंकि उस समय ये जो देश की नीति निर्धारक है, देश की जो सरकारें हैं, चूँकि तत्काल में संविधान बना था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी उस समय थे मंत्रिमंडल में, तो उनको लगता था यदि इन वर्गों को उचित रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाएगा तो फिर से देश में विरोध पैदा होगा। तो इसलिए ओपन कंपटीशन एग्जाम में शुरुआत के पहला पद और दूसरा पद, चूँकि अनुसूचित जातियों की संख्या ज़्यादा थी तो इसलिए वो दोनों रोस्टर SC वर्ग को मिला। और चूँकि जनजाति की संख्या रोस्टर में 5% जनसंख्या था, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रहा था क्योंकि पोस्ट पहले कम हुआ करते थे।
इसलिए अनुसूचित जनजाति वर्गों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए 9वां बिंदु उनके लिए निर्धारित किया पहले रोस्टर में। और दूसरे रोस्टर में चूंकि विभागीय परीक्षा होती थी तो बहुत सारे लोग जनजाति वर्गों को पढ़े लिखे नहीं है बोल के उनको बेदखल करते थे, इसलिए पहला बिंदु जनजाति के लिए रखा गया कि अनुसूचित जनजाति को आपको रिप्रेजेंटेशन देना ही पड़ेगा। तो आज यदि मैं सभी रोस्टर की कल्पना करूं या सभी रोस्टर के बारे में यदि मैं सोचता हूं, 40 पॉइंट रोस्टर, 200 पॉइंट रोस्टर, 100 पॉइंट रोस्टर, 13 पॉइंट रोस्टर, तो सबसे मुझे हमारे लिए जो काम का रोस्टर लगा वो 40 पॉइंट रोस्टर लगा। अब साथियों, जब 26 नवंबर 1949 को इस देश में संविधान बन गया, 26 जनवरी 1950 में देश में पूरी तरीके से संविधान लागू हो गया और संविधान के आर्टिकल के पालन में डीओपीटी ने बहुत सारे एक्ट बनाए, सर्कुलर बनाया, दिशा निर्देश बनाया, देश भर में गवर्न हुआ। लेकिन पालन करने की जब बारी आई तो कहीं ना कहीं हर जगह, जैसे तराजू में तौलते हैं तो कांटा मारते हैं ना, तो कांटा मारने का प्रयास हमारे देश में 1951 से शुरू हो गया था, जब आर्टिकल 15, 16 और 46 के परिपालन में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में SC ST वर्गों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। देखिए, हमारे पास तो संविधान है एक आदर्श के रूप में, सरकार भी मानती है, हम भी मानते हैं और पूरा देश संविधान से ही चलता है, संविधान सबसे ऊपर है। लेकिन संसद को संविधान में संशोधन करने की भी शक्तियाँ प्राप्त है, क्योंकि हमारा देश हमारा जो संविधान है लाइफ संविधान है। तो सुप्रीम कोर्ट को जब आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों पर इंटरप्रेट करने का जो अधिकार मिला, तो उसके तहत ही रिजर्वेशन पर कई सारी छोटे छोटे आपत्तियां लगना शुरू हो गया था 1951 में ही। पहला ही मामला, जैसे ही संविधान कॉन्स्टिट्यूट हुआ, देश में लागू हुआ, चंपाकम दोरई राजन नाम की एक महिला सुप्रीम कोर्ट चली गई और वो बोली कि इंस्टीट्यूशन में SC ST को रिजर्वेशन देने के लिए, OBC को रिजर्वेशन देने के लिए ये जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की सीट में जो संस्थाएं दे रही है, ये पूरी तरीके से आर्टिकल 14 और आर्टिकल 29 का वायलेशन है। क्योंकि जब हम कानून के रूप में सबके सब समान हो गए तो फिर जातिगत आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। वहीं पर 1 साल में ही रिजर्वेशन खत्म हो गया था। जितना मेहनत संविधान सभा के सदस्यों ने किया था, पानी फिर गया साल भर में। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट को कहा ना, संविधान के आर्टिकल को परिभाषित करने का उसको पावर है, इंटरप्रेट करने का उसको पावर है, और हमको सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, हम नहीं मान सकते, ऐसा नहीं है। संविधान के आर्टिकल के साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट परिभाषित होते हैं, अकेले संविधान ही परिभाषित नहीं होता है। उन्होंने जो 15(4) पर, 16(4) पर, 335 पर या और भी जो अनुच्छेदों पर जो परिभाषित किया है, परिभाषा दिया है, जजमेंट दिया है, वो संविधान के साथ परिभाषित होता है। अभी हमारे देश में क्या हो रहा है, बहुत सारे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को छोड़ देते हैं, जो संविधान में लिख दिया है ऐसे ही उसी पर हम लोग आर्गूमेंट करते हैं और वहीं पर हम लोग फेल हो रहे हैं। जब हम लोग, चूँकि मैं छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग में रिजर्वेशन पर ड्राफ्ट लेके जाता हूं, जब हम लोग चर्चा करते हैं तो मुझे यही समझ में आया कि और कोई लोग इस पर बात रखते हैं कि नहीं रखते हैं मैं तो नहीं जानता, लेकिन मुझे समझ में आया कि केवल और संविधान पर ही बात करते हैं तो वो हमको चलता कर देते हैं। जब तक उसको 5 जजमेंट आप नहीं सुनाओगे तब तक आपको बैठ नहीं बोलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग का हमारा आरक्षण प्रकोष्ठ है, तो वैसा डीओपीटी में भी होगा, क्योंकि वहाँ तो नहीं गया हूँ मैं डीओपीटी, लेकिन जो हाल हमारे स्टेट का रूल मेकिंग जो संस्था है वैसा भारत सरकार का भी होगा। तो हमको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ संविधान के आर्टिकल हो उसको पढ़ने हैं और उसी के साथ हमको रिप्रेजेंट करना है, अपनी बातों को रखना है। तो साथियों, मैं पहला रोस्टर की बात कर रहा था कि 1952 में रोस्टर बना और दूसरा रोस्टर प्रमोशन का 1957 में बना, 56-57 में। प्रमोशन का रोस्टर शुरू में नहीं बना था, उसके बाद तो प्रमोशन का भी रोस्टर है वो सेम ये जो 40 पॉइंट रोस्टर है उसके हिसाब से था। पहला पद शेड्यूल कास्ट को मिला और 9वां पद शेड्यूल ट्राइब को मिला। इस तरीके से 40 पॉइंट रोस्टर बना। ये लगभग साथियों 1970 तक चला। समय समय पर
सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका लगे, जैसे कि एक एम.आर. बालाजी वाला मामला है, हमारा देश का बड़ा मामला है, आज भी ये परिभाषित होता है, हम सब लोगों को पढ़ना चाहिए। मेरे साथ आदरणीय लॉ प्रोफेसर बैठे हुए हैं, उनकी सारी बातें संज्ञान में हैं और आप लोग भी पता कर सकते हैं, बस मैं थोड़ा सा रिकॉल करने का काम कर रहा हूँ। एम.आर. बालाजी वाला मामला आरक्षण रोस्टर को लेकर एक बड़ा मामला है। एम.आर. बालाजी वाले मामले में 1963-64 में पहली बार ये आया कि 50% से ज़्यादा आरक्षण आपको रिजर्व कैटेगरी को नहीं देने हैं। अगर 50% से ज़्यादा दे रहे हैं तो ये संविधान के मूलभूत ढांचे का ये उल्लंघन करने वाला कदम होगा। आप बेसिक स्ट्रक्चर को आप ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एम.आर. बालाजी डेडलाइन बन गया कि आपको रोस्टर में ये ध्यान रखना है कि 50% से ज़्यादा ना हो। 1963 की बात है। और पहले क्या था, 2 रोस्टर था, पहले वैकेंसी बेस्ड रोस्टर था और आज क्या है, पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, पोस्ट बेस्ड रोस्टर है। यदि हम दोनों को अगर हम तुलनात्मक चार्ट बनाएंगे, वैकेंसी बेस्ड रोस्टर और पोस्ट बेस्ड रोस्टर, तो वैकेंसी बेस्ड रोस्टर इज द बेस्ट बजाय पोस्ट बेस्ड रोस्टर के। आज भी हमारे SC ST वर्ग के लोग पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन की वकालत करते हैं, बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे लोग करते हैं, लेकिन जब मैं रोस्टर के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे वैकेंसी बेस्ड रोस्टर अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगा, जैसे 40 पॉइंट का एक रोस्टर बन गया। अब 40 पॉइंट के रोस्टर में 1970 में जब रिजर्वेशन फिर से संशोधन हुआ, 15% अनुसूचित जातियों के लिए, 7.5% जनजातियों के लिए, तो SC के लिए 2 कैटेगराइजेशन हुआ, 15% ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल इंडिया स्तर पर और 16.66% जो स्थानीय भर्तियां हैं या जो लोकल भर्तियां हैं या जो विभागवार जो भर्तियां होती है, क्लास 3 और क्लास 4 के पोस्ट होते हैं, उनके लिए 16.66% का रोस्टर बना। रोस्टर वही था 40 पॉइंट का, लेकिन जो SC के लिए जो शुरू में 2 पोस्ट थे, वो 2 पोस्ट में से एक पोस्ट को कम किए, चूँकि एम.आर. बालाजी फैसले को ध्यान में रखना था। तो एम.आर. बालाजी फैसले के परिपालन में 1970 में जब फिर से रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ, फिर से बनाया गया, तो वो 40 पॉइंट के रोस्टर में अब 15% के हिसाब से 40 पॉइंट में हिस्सेदारी अनुसूचित जातियों के निकाले और 7.5% के हिसाब से अनुसूचित जनजातियों का निकाले। तो इसके हिसाब से भी पहला बिंदु अनुसूचित जातियों के लिए और 9वां बिंदु हमारे अनुसूचित जनजातियों के लिए बना। ये 1970 में हुआ और ये 40 पॉइंट का रोस्टर फिर 70 से लेकर आगे तक चलता रहा। ये दूसरा हमारा रोस्टर का आदेश था। अब ये कंटिन्यू चलता गया, इसके साथ में बीच बीच में बहुत सारे मामले आए। एम.आर. बालाजी के बाद ये अनुच्छेद 16 को ही परिभाषित करना शुरू कर दिए थे कि जब अनुच्छेद 16(1) में लोक नियोजन में सबके लिए अवसर की समता है, तो फिर SC ST OBC के लिए 16(4) की जरूरत क्या है। ये संविधान का अपवाद है और इसको हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ये भेदभाव उत्पन्न कर रहा है। ये एम.आर. बालाजी के बाद एक S.N. थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वाला मामला था, तो उसमें सब पहली बार मुझे लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से रिजर्वेशन को परिभाषित किया। उनका कहना था ये थॉमस वाले मामले में कि हमारा जो संविधान है वो वर्गीकरण की इजाज़त देता है, क्योंकि अनुच्छेद 14 क्या कहता है, और यह संविधान सभा डिबेट में भी आया था। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। क्यों समानता, क्योंकि 1950 के पहले लोग समान नहीं थे, इसलिए ये अनुच्छेद 14 लाया गया। तो संविधान सभा में बाबा साहब की एक स्पीच है, उसमें कहा था कि भाई आप समानों के साथ तो आप समान व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन असमानों के साथ यदि आप समान व्यवहार करते हैं तो ये असमानता को आप कायम रखते हैं। इसलिए विधि की समक्ष जो समता वाला जो भाग है वो किन्हीं वर्गों को जो रेस में दौड़ने के लिए भी तैयार नहीं हुए हैं, तो रेस में उनको दौड़ाने के लिए आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देने पड़ेंगे। ये 14 की परिभाषा है और इसी परिभाषा को थॉमस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 16(4) है ये संविधान का अपवाद नहीं है, ये संविधान का विस्तार है। लोक नियोजन में सबको तो अवसर की समता मिल गई है, लेकिन कुछ वर्ग अभी भी अछूते हैं, छूट गए हैं, और जब तक हम उसको एक साथ नहीं लाएंगे तब तक एक राष्ट्र जैसे कोई बात नहीं होगी। इसलिए अनुच्छेद 16(1) वर्गीकरण की या विस्तार की इजाज़त देता है। ये मुझे पहली बार जब मैंने जितने भी सुप्रीम कोर्ट की रिजर्वेशन के जो जितने भी जजमेंट पढ़े, मुझे S.N. थॉमस वाला मामला बहुत अच्छा लगा
क्योंकि उन्होंने 16(4) को बहुत अच्छे से परिभाषित किया है। तो उसके बाद रिजर्वेशन पर ज़्यादा काउंटर होना बंद कर दिया। ये कैरी फॉरवर्ड को लेकर ना 1952 से लेकर 70 तक बहुत सारे मामले आए। पहले क्या होता था कि कोई भी पद सृजित होता है तो 1 साल में भरना होता है। यदि 1 साल में आप नहीं भरे तो उसको रिजर्वेशन को डी रिजर्वेशन कर देते थे, लेकिन उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड किया जाता था। इस साल तो हम जनरल वर्ग से भर दिए SC/ST के पोस्ट को, लेकिन अगले साल SC/ST को आपको देना पड़ेगा। फिर आगे 2 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया गया कि आपको 2 साल तक SC/ST के पद भरने हैं, जिसमें देवदासन वाले मामले में उसको खारिज कर दिया था कि अगर 1 साल में SC/ST नहीं मिले तो आपको इंतजार नहीं करना है, शासन प्रशासन प्रभावित हो रहा है, आप तो अवसर तो दे रहे हैं ना 1 साल, अब नहीं आए तो भाई संस्थान की क्या गलती है। फिर वो 2 साल वाला सिस्टम खत्म हो गया। फिर बाद में 1967 में फिर अमेंड हुआ और अमेंड होके ये कहा कि भाई SC/ST का रिप्रेजेंटेशन पूरा करना है, ये संविधान का ये मूलभूत भावना भी है। आपको जनसंख्या के अनुपात में उनको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। यदि उनका पद नहीं भर रहे हैं तो उसको 3 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और ये 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड रूल 1992 इंदिरा साहनी केस मंडल जजमेंट तक चला। तो साथियों, ये 2 रोस्टर थे, 14 पॉइंट रोस्टर, पहला रोस्टर 52 में और दूसरा रोस्टर 1970 में, और ये 1997 तक चला। सबसे जो विवाद है 1997 में था और आज उसी 1997 का रोस्टर पूरे देश भर में चल रहा है। तो 1997 में क्या हुआ, R.K. सबरवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का मामला है। ये हमारे देश का पूरा आरक्षण की दिशा एवं दशा तय करती है। ये हम सब के लिए होना चाहिए और आदरणीय अध्यक्ष महोदय से भी कहूँगा कि हमको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों को बातचीत करनी है, क्योंकि चाहे मैं आरक्षण रोस्टर की कितनी भी कमियाँ बताऊँ, लेकिन जो 1997 में DOPT ने निर्धारित कर दिया है, आज हमको उसी के साथ चलना है। जैसे 22 जुलाई 1997 को एक DOPT का सर्कुलर है। तो साथियों, R.K. सबरवाल जो मामला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके SC/ST एम्प्लॉई के लिए हम सबको जानना जरूरी है। साथियों, बाबा साहब कहते थे कि संविधान वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बोलते थे संविधान वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये भारत के हर नागरिकों का दस्तावेज है। इसलिए संविधान सबको पढ़ना है और हर कोई एक वकील की तरह हो सकता है, अपनी बात रख सकता है और बगैर वकील रखे भी आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट कर सकते हैं, यदि आपकी जानकारी है, आपके नॉलेज है तो। इसलिए संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, तो हम सबको पढ़ना पड़ेगा। तो साथियों, सबसे पहला जो बड़ा अटैक है रोस्टर पर, यह 1997 में आया। यह मामला पंजाब से शुरू हुआ था। पंजाब में क्या हुआ था, 40 पॉइंट जो रोस्टर था वो हम सबको लोगों के लिए वरदान था। कैसे वरदान था, 40 बिंदु तक चलते थे, उसके बाद फिर जब खत्म होता था 40 बिंदु, नए वैकेंसी सृजित होती थी तो फिर शेड्यूल कास्ट को मौका मिलता था, फिर ट्राइब को 90 नंबर में मौका मिलता था। तो इसलिए पंजाब के जो आरक्षण विरोधी लोग हैं उनको लगा कि SC वर्ग वहाँ ओवर रिप्रेजेंट हो रहा है। एक 200 की वैकेंसी आई थी, 200 पोस्ट की, तो उनको लगा कि ये लोग 50% से ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको 50% में बांधा जाए, 50% से ऊपर इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, ये 16(4) कहता है। और साथियों, पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन दोनों 16(4) के अनुसार से मिल रहा था। अलग से कोई रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए कोई अलग से अमेंड या अलग से आर्टिकल नहीं थे। 335 और 16 एक साथ परिभाषित होता था और इसी के अनुसार से रोस्टर बनते थे। जब 1957 में पहली बार प्रमोशन का रोस्टर आया, 1959 में पूरे ये इम्प्लीमेंट हुआ, तो 16(4) से ही वो भी गवर्न होता था, अलग से नहीं होता था। तो R.K. सबरवाल वाले मामले में जब निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 16(4) एडुकेट रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, मतलब आपको अनुपातिक और जनसंख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन अर्थात प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों को सुनिश्चित करने हैं, लेकिन आप 50% से ऊपर उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। ये M.R. बालाजी मामले का वायलेशन है और 1992 का इंदिरा साहनी केस का भी वायलेशन है। ये R.K. सबरवाल में आया। पहला बात जो मुझे अभी हमारे एक भाई ने एम्स का जो एक इशू जो दिया है, मैं पढ़ रहा था, वो इसी का इशू है।
मतलब आर के सबरवाल वाले मामले का भी ये लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे थे, पहली बात। दूसरा बात, आर के सबरवाल वाले में ये बोला कि अब से वैकेंसी बेस्ड रिजर्वेशन रोस्टर रिजर्वेशन खत्म होता है, अब आपको पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन देना पड़ेगा। मतलब ये जो पहले जो 40 पॉइंट का रोस्टर था ये वैकेंसी बेस्ड था, लेकिन वैकेंसी बेस्ड रोस्टर हमारे लिए वरदान था। हमारे लिए इसलिए वरदान था क्योंकि यदि वैकेंसी बेस्ड रोस्टर नहीं होता, कुंजाम सर, जनजातीय वर्ग का नंबर ही नहीं आता, तो हमारे लिए बहुत अच्छा था। 40 में मामला ख़त्म हो जाता था, फिर से शुरू करो। 40 जैसे ही ख़त्म हुआ फिर एससी को देना पड़ेगा, 90 नंबर फिर एसटी को देना पड़ेगा। तो हम लोग सही मायने में कम पद होता था, फिर भी हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन विभाग में बना रहता था। लेकिन आर के सबरवाल वाले मामले में ये कह दिया कि भाई वैकेंसी बेस्ड रोस्टर ख़त्म, आपको पोस्ट बेस्ड देना पड़ेगा। तीसरा, आपको रोस्टर बनाने पड़ेंगे। और कैसे रोस्टर बनाने पड़ेंगे कि जो एससी और एसटी वर्ग का रिजर्वेशन है इसको पूर्णांक में लेना पड़ेगा। जैसे 7.5% एसटी का था, एससी का 15% था, तो रोस्टर को सही मायने में उनको बिठाते नहीं बन रहा था, इसलिए 200 पॉइंट रोस्टर इजाद किया गया। 15 दूने 30 बिंदु 200 में निर्धारित किए अनुसूचित जातियों के लिए, और 7.5 का दुगना 15, तो 15 नंबर 15 रोस्टर जनजातियों के लिए निर्धारित हुआ। और 200 पॉइंट रोस्टर के लिए डीओपीटी ने आर के सबरवाल जजमेंट के इम्प्लीमेंटेशन में एक फॉर्मेट जारी किया। तीसरा बात जो मैं एम्स की इशू देख रहा हूँ, आर के सबरवाल जजमेंट में स्पष्ट लिखा हुआ है, उसका पैरा भी आप लोग हाईलाइट करके बता दीजिएगा। स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई एससी एसटी वर्ग का कैंडिडेट यदि बगैर रिलैक्सेशन के मेरिट में आता है तो उनकी रोस्टर में ऑन मेरिट में उसकी गणना नहीं करना है। मतलब उनको जो खुद का जो मेरिट है उसको बाईपास नहीं करना है, आपको उसको यूआर में इंदराज करने पड़ेंगे और रोस्टर में उसको समायोजित नहीं किया जाएगा। ये स्टैंडिंग है आज भी आर के सबरवाल जजमेंट, और कहीं पर आज तक उसको वायलेशन नहीं किया गया है, ना ही ओवर रूल हुआ है अभी तक। 97 से सन 2026 तक आज भी वो स्टैंड है हमारे साथ। मतलब यदि कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एससी एसटी वर्ग के कैंडिडेट यदि मेरिट में आ रहे हैं, रिलैक्सेशन नहीं रहे। अब रिलैक्सेशन कौन सी? 2 प्रकार का रिलैक्सेशन है। थोड़ा सा इसी रिलैक्सेशन के नाम से हमारे लोगों को छटनी कर दे रहे हैं। जैसे साथियों, कोई वैकेंसी निकलती है तो हम लोग अपना कैटेगरी डालते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये शासन का फॉर्मेट है, गवर्नमेंट का फॉर्मेट है कि वो जाति के पहचान को वो बताएगा ही। तो हम तो ये नहीं बोलते हैं भाई कि हम ज़बरदस्ती एससी एसटी डाल रहे हैं। तो हमारा एससी एसटी कैटेगरी चयन करना रिलैक्सेशन नहीं है, क्योंकि मैं अभी देख रहा था टीना डाबी वाले मामले को, मैं जो सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो मुझे पढ़ने से समझ में आया, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया था कि अपने आप में जाति की कैटेगरी चयन करना रिलैक्सेशन नहीं है। रिलैक्सेशन केवल और केवल मानक अंकों में छूट है और एज रिलैक्सेशन है। यदि हम उम्र में छूट लेते हैं, मानक अंकों में छूट लेते हैं, तो वो छूट की कैटेगरी में आएगा। यदि ये छूट नहीं लेते हैं और हम मेरिट में आए हैं तो हमारे रोस्टर की गणना यूआर में ही होगी। ज़्यादातर एम्स में, रेलवे में ये शिकायत है कि यदि हम कैटेगरी डाल दिए हैं तो जब प्रमोशन की बारी आती है तो हमको वो यूआर में नहीं दे रहे हैं, हमको वो रोस्टर में समायोजित कर रहे हैं, जबकि ये पूरी तरीके से गलत है। आर के सबरवाल जजमेंट का वायलेशन है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है, और डीओपीटी सर्कुलर 22 जुलाई 1997 का भी वायलेशन है। ये इसमें पूरी तरीके से ये स्पष्ट है, आप इसमें पढ़ेंगे तो इसमें पूरा रोस्टर बना हुआ है। तो इस तरीके से साथियों 200 पॉइंट रोस्टर आया। तो 200 पॉइंट रोस्टर में रोस्टर कैसे बनता है? हमारे छत्तीसगढ़ का अलग रोस्टर है, सेंट्रल का अलग रोस्टर है। रोस्टर कैसे बनता है? आर के सबरवाल जजमेंट में यह भी बताया गया कि कैसे रोस्टर बनेगा। जैसे हमारा रिजर्वेशन के परसेंटेज है उसका गुणांक में बनेगा। जैसे एससी का 15% है, तो जब वो 100 अंक पूरा हो जाएगा तब हमको एक रोस्टर मिलेगा। एसटी का 7.5% है, जब वो 100 पॉइंट हो जाएगा तब वो एक रोस्टर मिलेगा। जबकि 40 पॉइंट रोस्टर में ऐसा नहीं था। 40 पॉइंट रोस्टर में बिल्कुल ऐसा नहीं था। वैकेंसी बेस्ड में
पहली प्राथमिकता थी आप पहले बिंदु को उनको रिप्रेजेंटेशन तय करना है, उसके बाद आपको काउंटिंग देखनी है, गुणांक देखना है। गुणांक नहीं देखना है पहले रोस्टर में। ये 40 पॉइंट रोस्टर था, लेकिन 200 पॉइंट रोस्टर में 7वां बिंदु अनुसूचित जाति के लिए और 14 बिंदु जनजाति के लिए। मतलब यदि 200 पद निकला तभी हमारा ओवर पूरा रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा। यदि 199 पद निकला तो ओबीसी का एक पद खत्म, 197 पद निकला 198 पद निकला एससी का एक पद खत्म, 197 पद निकला तो एसटी का एक पद खत्म। ये 200 पॉइंट रोस्टर का हाल है। और 200 पॉइंट रोस्टर में 14 पोस्ट निकलेगा तभी अनुसूचित जनजाति को हिस्सा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए एक और रोस्टर बना जिसको हम 13 पॉइंट रोस्टर बोलते हैं। इसको एल शेप रिजर्वेशन भी बोलते हैं। तो ये अभी 1997 आर के सबरवाल जजमेंट के बाद 2 रोस्टर गवर्न हो रहे हैं, 200 पॉइंट रोस्टर और 13 पॉइंट रोस्टर। तो 200 पॉइंट रोस्टर 13 पॉइंट रोस्टर सेम है। जो 1 से 13 बिंदु तक जो 200 पॉइंट रोस्टर में उठाए हैं वही रोस्टर एल शेप में भी हैं। लेकिन एल शेप में क्या है, इसमें रिप्लेसमेंट की व्यवस्था है, प्रतिस्थापन की व्यवस्था है। अब इसमें बहुत कन्फ्यूजन है प्रतिस्थापन में, कैसे प्रतिस्थापन करेंगे। ये हमारे स्टेट में भी ऐसा है, हमारे यहाँ भी जो 13 पद तक का जो रिजर्वेशन है, हमारे यहाँ भी किस समय रिप्लेसमेंट करना है विभागों को भी नहीं पता है। तो जैसे कैसे रिप्लेसमेंट करना है, जैसे 13 पद है